हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पे आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो रहा है, कश्मीर का क्या कारकोट वंश। ये सिर्फ कश्मीर का कारकोट वंश नहीं होगा। यहाँ पे कश्मीर में जितनी भी डायनेस्टी हम लोग पूरी करेंगे, चाहे लोहार डायनेस्टी हो, कोई सी डायनेस्टी हो, ठीक है ना, जो आपकी मध्य प्राचीन काल में आएगी। आप लोग आधुनिक काल तक नहीं पहुंचेंगे, तो हम लोग सिख साम्राज्य पूरा कर लें। यहाँ पे मेन कारकोट डायनेस्टी होगा। और मैंने आपको यहाँ पे देखो पूरा नोट्स अलग है और इसका पैटर्न कुछ अलग है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में रख दिया है, विकीपीडिया से, इंसाइक्लोपीडिया से, जहां जहां से मिला वहां से रख दिया। क्यों रख दिया ऐसा? मैंने एक्चुअली ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको इवेंट्स कभी पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं। और जब क्लास में पढ़ ही रहे हो तो आपको एक बार डिटेल में थोड़ा पढ़ लो। यदि बाई चांस इंटरव्यू में आपसे पूछ ले, बाई चांस यदि आपका मन हो जाए भैया यहाँ पे रिसर्च करना है, तो उसमें आपको महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है ना। तो कारकोट वंश, उत्पल वंश ज्यादा बड़ा नहीं है, एक क्लास में हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्लास में, एक डेढ़ घंटे की क्लास है, आपको सिर्फ सुनना है। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं रानियों से आते हैं। आप भी रानी है जो आपकी है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। पूरे 20 से 25 फैक्ट जो आपको याद करने हैं। कहानी बड़ी है, बट सिर्फ 20 से 25 फैक्ट आपको याद करने हैं। वहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं और वो मैं आपको क्लास में सॉर्ट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कारकोट वंश से, कश्मीर के। अच्छा, कश्मीर की लोकेशन तो सबको पता है ना, कहाँ पे इंडिया में। आपको सिर्फ यहाँ पे सुनना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं हाईलाइट करा दूंगा, ठीक है ना। चलो, तो कश्मीर का जो कारकोट वंश है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। 625 ईस्वी से 855 ईस्वी तक कश्मीर में शासन करता है। कारकोट वंश के समय कश्मीर एक शक्तिशाली राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था, विशेष रूप से ललितादित्य मुक्तापीठ के शासनकाल में। अब थोड़ा यहाँ पे जूम आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि जूम करेंगे ना तो फिर कटने लग जाएगा कंटेंट, है कि नहीं? फिर मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ से वहां करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो थोड़ा हम लोग जूम आउट ही रखते हैं, देखते कितने में इसको सेट कर ले हम लोग। तो क्या आपका ललितादित्य मुक्तापीठ के शासनकाल में कश्मीर का राजनीतिक इतिहास अपने आप में चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। कश्मीर के जो कारकुट वंश है, इसकी जानकारी की स्रोत केवल कलहड़ द्वारा रचित राष्ट्ररंगिनी है। इसके अतिरिक्त हैंसांग इत्सिंग वुकोंग चीनी यात्री, हैंसांग इत्सिंग वुकोंग जैसे इनके जो यात्री चीनी, वहां से इनकी जानकारी मिलती है कश्मीर इतिहास की। कारकोट नाम की जो उत्पत्ति है, कश्मीर की धार्मिक परंपरा में प्रसिद्ध नाग देवता कारकोट से मानी जाती है, ठीक है ना। कारकोट नाम नाम की बात कर रहा हूँ। संभवतः इस नाग परंपरा से संबंध स्थापित कर कारकोट शासकों ने क्या किया होगा, अपनी राजनीतिक सत्ता को धार्मिक वैधता प्रदान की होगी। प्रमुख शासक कौन से हैं? दुर्लभ वर्धन। तो दुर्लभ वर्धन आपको महत्वपूर्ण क्यों भैया? कारकोट वंश का संस्थापक है। वह प्रारंभ में कश्मीर के पूर्ववर्ती गौंद वंश के अंतिम शासक के अधीन काम कर रहा था। उसने राजकुमारी अनंग लेखा से विवाह किया था। उसके परिणाम स्वरूप उसकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो गई थी। अंततः उसने कश्मीर में एक नवीन राजवंश की स्थापना की। दुर्लभ वर्धन कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करता है। उसने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया, राज्य के भावी विस्तार की आधारभूमि बनाई। उसके शासनकाल में कश्मीर की आर्थिक व सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई थी। 625 से 662 तक शासन करता है। फिर दुर्लभ प्रतापादित्य आते हैं। प्रतापादित्य आते हैं, दुर्लभक प्रतापादित्य आते हैं, कश्मीर के शासक बनते हैं। इनको प्रताप आदित्य के नाम से जानते हैं। 50 वर्षों तक शासन किया भाई साहब ने। कश्मीर में व्यापार, कृषि, कला का विकास हुआ। चंद्रापीड़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि इनके शासनकाल में कश्मीर के चीन से तांग राजवंश के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। कश्मीर किसके साथ बेटा? चीन के तांग राजवंश के साथ। उसमें उत्तर पश्चिम भारत में अरबों की शक्ति बढ़ रही थी। अरब खतरे को देखते हुए चंद्रापीड़ ने चीन के सम्राट से सहायता प्राप्त करने के लिए अपना दूतमंडल वहां भेजा था। पूछा गया है किस शासक ने गुप्तोत्तरकालीन शासक ने चीन के तांग राजवंश को अरबों से बचने के लिए अपना राजदूत भेजा था? किसने? चंद्रापीड़ ने। चीनी स्रोतों में कश्मीर और चीन के बीच इन राजनीतिक संबंधों का उल्लेख मिलता है। चंद्रापीड़ से बाहरी से कश्मीर की रक्षा की और हिमालयी क्षेत्र में कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाया। तारापीड़ देखते, तारापीड़ चंद्रापीड़ के पश्चात तारापीड़ आते हैं। अत्यंत अल्पकाल की रहे थे, 4 साल के लिए। एक क्रूर और कठोर शासक था। उसके शासनकाल में आंतरिक असंतोष था, राजनीतिक अशांति थी। उसकी नीतियों का कारण क्या होता? समाज का अनेक बार उससे असंतुष्ट हो गया था। फिर आते हैं ललितादित्य मुक्तापीठ। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण शासक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बेटा। ललितादित्य मुक्तापीठ क्यों महत्वपूर्ण है? कि इनके समय पर कारकोट वंश, सुनना, इनके समय पर कारकोट वंश सर्वाधिक महान शक्तिशाली शासक थे। कारकोट वंश के क्या? सर्वाधिक महान एवं शक्तिशाली शासक थे।
भाई साहब ने कश्मीर की राजनीतिक शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। कलर की राजतरंगिणी में उसकी विजय और उपलब्धियों का विवरण मिलता है। ललितादित्य एक महान विजेता थे, साम्राज्यवादी शासक था। कश्मीर की सीमाओं का विस्तार किया। उसके सैनिक अभियानों के परिणामस्वरूप कश्मीर का प्रभाव उत्तर भारत, पंजाब, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक फैल गया। उसने कन्नौज के शासक एसो बर्मन के विरुद्ध अभियान किया था। प्रारंभ में दोनों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध थे, किंतु बाद में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण दोनों में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ललितादित्य ने एसो बर्मन को पराजित कर उत्तर भारत की राजनीति में कश्मीर की प्रतिष्ठा स्थापित किया था। ललितादित्य ने ललितादित्य के शासनकाल में कश्मीर के चीन ने तांग राजवंश के साथ भी संबंध रहे। कश्मीर की कश्मीर से चीन के शाही दरबार में दूध भेजे गए। मध्य एशिया से होकर गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों पर कश्मीर का प्रभाव बढ़ा। ललितादित्य केवल विजेता ही नहीं था, बल्कि कला और स्थापत्य का महान संरक्षक था। इसने नगरों, मंदिरों और धार्मिक भवनों का भी निर्माण कराया था। याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण कश्मीर के सूर्य मंदिर का निर्माण इसने कराया था। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य ने कराया था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के निकट स्थित है। ठीक है ना? प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का महान स्थापत्य माना जाता है। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण विशाल पत्थर की शिलाओं से कराया गया था। इसकी जो शैली आपकी गुप्त, गंधार और कश्मीरी स्थापत्य परंपराओं के संबंध में दिखाई देता है। ललितादित्य ने परिहासपुर नामक नगर की स्थापना की थी। उसने इस नगर को अपनी राजधानी बनाया और अनेक भव्य मंदिर बनवाए। अब आते हैं वल्यापीठ। ठीक ना? अल्पकालिक था, महत्वपूर्ण नहीं है। वज्रादित्य, ठीक ना, इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना। जयापीठ आप क्या आते हैं, जयापीठ तो भैया इतना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सैनिक शासक होने के साथ साथ विद्या और साहित्य का महान संरक्षक था। इसने बहुत सारे सैनिक अभियान किए। कश्मीर की राजनीति में पुनः स्थापना की अपने राज्य की। उसने कश्मीर में सांस्कृतिक उसके शासनकाल में कश्मीर में संस्कृत साहित्य और विद्वत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जयापीठ के दरबार में विभिन्न विद्वान वावन व उद्भट निवास करते थे। पूछ सकता है आपसे कि बावन व उद्भट किसके दरबार में निवास करते थे? तो जयापीठ के दरबार में निवास करते थे। वामन संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रसिद्ध आचार्य था। उसने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है बेटा? वामन की है, याद रखना। उद्भट भी संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। उसने अलंकार शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण क्या किया, योगदान दिया है। क्या काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी है? वामन की है। और अलंकार शास्त्र आपका उद्भट का हो जाएगा। जयापीठ के काल में संस्कृत साहित्य, दर्शन, काव्य शास्त्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कारकोट वंश के अंतिम शासक हुई है। जयापीठ के पश्चात शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई। ललिता पीठ, संग्राम पीठ द्वितीय, चिपय जयापीठ जैसे शासक कश्मीर की गद्दी बैठते हैं। यहाँ पे दरबारी षड्यंत्र होते हैं, उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, शक्ति का सारी सामंत आपके आगे आते हैं, मंत्री को प्रभाव बढ़ जाता है, केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है। धीमे धीमे अवंती वर्मन ने कारकोट वंश की सत्ता समाप्त कर उत्पल राजवंश की स्थापना की थी। आपसे पूछता है उत्पल राजवंश के संस्थापक कौन है? तो अवंती वर्मन है। कौन है बेटा? अवंती वर्मन है। मैंने आपसे पूछूंगा कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो दुर्लभ बर्मन। कौन था? दुर्लभ बर्मन था। देखो यहाँ पे नहीं, आपके अवंती वर्मन आएंगे। जो वर्धन है, दुर्लभ वर्धन है, आपके अवंती वर्मन आएंगे। तो देखो यहाँ पे कारकोट वंश का प्रशासन लिखा हुआ है। तो भैया प्रशासन कैसे था? एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी। स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा सर्वोच्च अधिकारी था। राजा सर्वोच्च अधिकारी था। आगे बढ़ते हैं। राजा के हाथों में राजनीतिक, सैनिक और न्यायिक शक्तियां केंद्रित थी। राजा का मुख्य कर्तव्य था राज्य की रक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और प्रजा की समृद्धि सुनिश्चित करना। राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद थी। मंत्री को सामान्यतः आमात्य यहाँ पे भी कहा जाता था। आमात्य वित्त, सेना, न्याय और धार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्यों को देखता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को विभिन्न प्रांतीय इकाइयों में विभाजित किया गया था। प्रांतों के प्रशासन के लिए देशाधिपति अथवा विषयपति जैसे अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ये अधिकारी राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन की देखभाल करते थे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ बनेगा तो बनेगा कि भैया जैसी आपकी मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी वैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही, कोई विशेष नहीं दिखाई दे रही। बात करते हैं राजस्व व्यवस्था की, तो कारकुट राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। कश्मीर घाटी कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ थी। यहाँ धान, केसर
और विभिन्न प्रकार के फलों की खेती की जाती थी। किसानों से कृषि उपज के आधार पर कर वसूला जाता था। इसके अतिरिक्त व्यापारिक कर, बाजार कर, सीमा शुल्क लिया जाता था, जो पहले था वही। ये आपके एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। कश्मीर से होकर मध्य एशिया, पंजाब, उत्तर भारत को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। राज्य इन व्यापारी मार्गों पर नियंत्रण रखता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क और अन्य व्यापारिक कर वसूले जाते थे। साहित्यिक स्रोतों में विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं मुद्रा व्यवस्था की, तो कारकेट शासकों ने धातु के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों का व्यापारिक और आर्थिक लेनदेन का प्रयोग होता था। स्थानीय बाजारों में छोटे आर्थिक लेनदेन के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। किसका बेटा? कौड़ियों का प्रयोग होता था। इन बात को आपका रखना है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। फायदा आपका ये आपका एक डाउट था यहाँ पे कि सर कालिदास तो गुप्त वंश में था, गर्द वंश में कहाँ से आ गए? और नवरत्न तो संदूक द्वितीय के थे ना, कहाँ से यहाँ पे घुसेड़ दिए थे? मैंने इसका शॉर्ट वीडियो डाल दिया, इसको देख रहे हो? ये शानदार डाउट था और शानदार शॉर्ट वीडियो बनाया मैं मस्ती मजाक में। चलो, सैनिक संगठन। यहाँ पे सैनिक संगठन में साम्राज्य विस्तार का आधार था। पैदल सैनिक थे, घुड़सवार भी थे, ठीक है ना, हाथियों की टुकड़ियां भी थी। भौगोलिक भौगोलिक परिस्थिति के कारण सेना में परवर्ती युद्ध कला में दक्ष थे। इस बात को आपको कहना। सारी जनजातियों को भी सहायक सैनिक बल के रूप में यूज किया जाता था। ललितादित्य ने व्यापक सैनिक अभियानों से स्पष्ट होता है कि कारकोट सेना अत्यधिक संगठित थी, शक्तिशाली थी। कारकोट कालीन धार्मिक जीवन, तो धार्मिक सहिष्णुता पाई जा रही है। हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु शैव, वैष्णव, सूर्य की उपासना का प्रभाव था। यहाँ पे आपको बता दिया ललिता द्वारा निर्मित मार्तंड सूर्य मंदिर उपासना के लिए प्रमुख है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म भी था यहाँ पे। कश्मीर में बौद्ध मठ, विहार, स्तूप विद्वान थे। कश्मीर में के बौद्ध विद्वानों ने मध्य एशिया, पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस पर कारकोट काल में हिंदू और बौद्ध धार्मिक परंपराएं सहस्त्र दिखाई देती हैं। सामाजिक जीवन तो वही वर्ग, सामाजिक वर्ग थे। ब्राह्मण और विद्वान को समाज में प्रतिष्ठा थी, ठीक ना। आर्थिक जीवन में विशेष महत्व था। उत्तर भारत से व्यापारिक संबंध के कारण क्या व्यापारी समुदाय समृद्ध था। साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात होता है कुलीन वर्ग में शिकार, नाट्य प्रदर्शन, विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी। कश्मीर में संगठित नाट्यशालाएं या सांस्कृतिक समारोह का सम्मेलन होता था। कारकोट काल में देशदासी और सती प्रथा भी प्रचलित थी। शिक्षा साहित्य की बात करें बेटा यहाँ पे, तो कारकोट काल में कश्मीर में संस्कृत शिक्षा और विद्वत्ता का केंद्र बनता है। दर्शन, व्याकरण, काव्यशास्त्र, धर्मशास्त्र अध्ययन किया जाता था। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विद्वान कश्मीर से आते थे। सिंधु क्षेत्र एवं दक्षिण भारत से भी ब्राह्मण विद्वानों के कश्मीर में आने का उल्लेख है। कारकुट राजवंशों ने के विद्वानों और साहित्य कारकुट राजवंश क्या विद्वानों को साहित्यकारों संरक्षण दिया। बामन और उद्दट जैसे विद्वान दिखते हैं आपको। बामन संस्कृत में क्या लिखते हैं बेटा? काव्य अलंकार सूत्र लिखते हैं। उद्दट भी अलंकार सूत्र लिखते हैं। दामोदर गुप्त कुट्टी नीतम अथवा कुट्टी नमागाता लिखते हैं, ठीक है ना। दामोदर गुप्त या ना दामोदर गुप्त, ठीक है ना। एक कई नाम आपको ऐसे मिलेगा परेशान होगा। दामोदर नाम आपने कहा पढ़ा था? वाकटक वंश में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रत्नाकर की हर विजय आपको मिलेगी यहाँ पे। नीलम मत पुराण कश्मीर की धार्मिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण भी कला, धर्म और संस्कृत के अध्ययन से महत्वपूर्ण माना जाता है। कला और स्थापत्य की बात करते हैं तो कारकोट वंश में कश्मीर की कला स्थापत्य में महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस काल में विशिष्ट स्थापत्य शैली का विकास हुआ। मंदिर निर्माण की कश्मीरी मंदिर स्थापत्य पर गुप्त और गंधार कलाओं का प्रभाव है। गंधार मूर्ति कला है, ठीक है ना। कारकोट मंदिरों की विशेषता क्या बेटा? विशाल पत्थर की शिलाओं का प्रयोग, आयताकार प्रांगण, पत्थर के स्तंभ और प्रावीण्यनुमा छत है। मार्तंड सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मार्तंड सूर्य मंदिर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। निर्माण किसने? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। अब देखो कंटेंट पूरा रख लिया, ठीक है। महत्वपूर्ण बात करें, जो चीज आपकी पेपर में आती है वो बार बार रिपीट हो रही है। ये मार्तंड और सूर्य मंदिर आपसे कई बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है आपके लिए। इन साहित्यिक स्रोतों को बार बार, बामन का जो काव्य अलंकार सूत्र बार बार पूछा गया, अब आपको याद रहेगा, है कि नहीं। मंदिर कहाँ पे? अनंतनाग में, सूर्य देवता को समर्पित है। विशाल चूना पत्थर की शिलाओं से बना हुआ है। मार्तंड सूर्य मंदिर भारतीय गंधार और कश्मीरी स्थापत्य का समन्वय दिखाई देता है। वागंत मंदिर क्या रखना? कारकोट स्थापत्य से संबंधित है। उत्कृष्ट नक्काशी और सम्मित योजना दिखाई देती इसमें। मूर्तिकला में आपको
पत्थर और धातु की मूर्ति कला का विकास हुआ। विष्णु, शिव और सूर्य की मूर्तियां बनाई गई। इन मूर्ति पर सुंदर आकृतियां, अलंकरण और सूक्ष्म कलात्मक विवरण भी मिलता है आपको, ध्यान रखना। कारकुट वंश की पतन की बात करें तो ललिता देवी मुक्तापीठ और जयापीठ जैसे शक्तिशाली शासकों के पश्चात क्या हुआ, धीरे धीरे पतन होने लग गया। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। आप देख रहे हो बाद में अयोग्य शासक दिखे, कमजोर शासक दिखे, ठीक है ना। केंद्रीय नियंत्रण कम हो गया। दरबारी गुट, शक्तिशाली मंत्री, सामंतों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया। राज्य के बाहर क्षेत्रों में विद्रोह होने लग गया। अनेक क्षेत्रों में केंद्रीय सत्ता भी कमजोर होने लग गई। दादरों और तिब्बतियों जैसे पड़ोसी शक्तियों ने दबाव से कारकुट राज्य को कमजोर किया। दरबारी षड्यंत्र, शासकों की हत्याओं के कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई। अनेक शासक दरबारी गुटों के हाथों की कठपुतली बन गए। अनंतः लगभग 855 काल में क्या हुआ, ईस्वी में अवंती बर्मन ने कारकुट राजवंश के अंतिम शासक को पदच्युत कर दिया और कश्मीर में उत्पल राजवंश की स्थापना की, ठीक है ना। मेरे को लगता है कभी भी क्लास में फेस लेके आऊं, अगर मैं क्लास में फेस लेके आ गया अपना ना, मैं पसीना ही साफ नहीं कर पाऊंगा, इतना ज्यादा पसीना था, पता नहीं क्यों। मैं टॉप फ्लोर पर बैठता हूँ तब भी पता नहीं बहुत ज्यादा पसीना आता है। इस पर लगभग 2 शताब्दियों तक कश्मीर पर शासन करने वाला कारकुट राजवंश का अंत हो गया, ठीक है ना। ठीक, चलो आते हैं अपन अवंती वर्मा और उत्पल राजवंश, कश्मीर का उत्पल राजवंश, कश्मीर का उत्पल राजवंश, याद रखना। ठीक, किसने स्थापना की थी, अवंती वर्मन ने स्थापना की थी। अवंती वर्मन ने 885 55 ईस्वी में, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। अवंती वर्मन के पश्चात शंकर वर्मन ने कश्मीर की सैन्य शक्ति और राज्य विस्तार किया, किंतु उसके शासनकाल के उत्तरार्ध में कठोर कर व्यवस्था और आर्थिक शोषण के कारण क्या हुआ, जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शंकर वर्मन की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, दरबारी संघर्ष षड्यंत्र हुए, तांत्रिक और शक्तिशाली सामंतों का प्रभाव बढ़ गया, ठीक है। अब देखो उत्पल राजवंश की जानकारी के स्रोत क्या है आपके, तो सबसे महत्वपूर्ण तो स्रोत वही भैया, कलर की राजतरंगिणी, कलर की राजतरंगिणी। राजतरंगी 5वें तरंग में उत्पल वंश का इतिहास मिलता है, ठीक है ना। इसमें कलर ने अपने विवरण में पूर्ववर्ती ऐतिहासिक ग्रंथों, वंशावलियों, अभिलेखों, सिक्कों, पुराणों का उपयोग किया है। राजतरंगी में उत्पल शासकों की राजनीतिक गतिविधियों, तत्कालीन प्रशासन, कर व्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक स्थिति और दरबारी षड्यंत्र का भी जानकारी आपको मिलता है, ठीक है ना। एक मिनट रुकना यार। ठीक है, आगे बढ़ते अपन लोग। उत्पल वंश की स्थापना तो बता दिया मैंने कि 840 के आसपास कारकुट वंश का अंतिम शासक जो था चिप्पट्या पीठ, इसकी मृत्यु हो जाती है। कश्मीर में अस्थिरता आती है, तो 855 के समय पर आपकी स्थापना होती है अवंती वर्मन के द्वारा। कारकुट राजवंश के अंतिम काल में पद्म, उत्पल, कल्याण, मम, धर्म जैसे शक्तिशाली दरबारी गुटों के बीच सत्ता संघर्ष होता है। इन शक्तिशाली राजनीतिक गुटों में क्या, अनेक कमजोर शासकों को सिंहासन में बिठाया गया, पदच्युत किया गया। परिणामस्वरूप क्या हुआ, राजा की वास्तविक शक्ति समाप्त हो जाती है और कश्मीर में राजनीतिक दरबारी गुट नियंत्रण में आ जाते हैं। कश्मीर का क्या, कश्मीर राजनीतिक गुटों के नियंत्रण में आ जाता है। उत्पल नामक शक्तिशाली व्यक्ति ने तिरुवनपीड़ के पुत्र अजीत पीड़ को सिंहासन में बैठाया। एक कोई महत्वपूर्ण नहीं आपके लिए, इनको पढ़ना पढ़ लेना, मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण अवंती वर्मन, आ जाओ अवंती वर्मन। अवंती वर्मन उत्पल राजवंश का संस्थापक था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। 855-56 में गद्दी बैठता है, 27 वर्षों तक शासन करता है। राजनीतिक स्थिरता बढ़ी। राजतरंगी में इसकी जानकारी मिलती है बड़े सैनिक अभियान की। भाई साहब साम्राज्यवादी थे, तब भी आंतरिक प्रशासन, कृषि, सिंचाई और आर्थिक विकास पर भी ध्यान दिया इन्होंने, इस बात को आपको रखना है, ठीक है। सुए की सिंचाई सुधार। अवंती वर्मन के प्रसिद्ध मंत्री और अभियंता सुए, कौन है बेटा, सुए, ये आपको याद रखना। सुए किसके भैया अभियंता है, इंजीनियर है, अवंती बर्मन के, ठीक है ना। इसने कश्मीर में सिंचाई और जल प्रबंधन की व्यवस्था का काम किया। कश्मीर में झेलम नदी और अन्य स्रोतों के कारण बार बार बाढ़ आती थी। इस कारण क्या होता, खेती की भूमि जलमग्न होती थी और किसानों को भारी हानि उठानी पड़ती थी। सोए ने क्या किया, नदियों को प्रवाह को व्यवस्थित करने, जल निकासी, सिंचाई व्यवस्था में सुधार का कार्य किया। उसने झेलम नदी के प्रवाह में आने वाली बाधाओं को दूर किया और नदी जलधारा को नियंत्रित किया। जल प्रबंधन व्यवस्था में सुधार के परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ। कृषि उत्पादन वृद्धि और खाद्यान्नों के मूल्य में कमी आई। सुई ने सोईपुर नामक नगर की स्थापना की थी। सुई ने क्या, सोईपुर नामक नगर की स्थापना की थी। आधुनिक सोपोर को प्राचीन
शोपुर के नाम से जानते हैं, सुईपुर नाम से जानते हैं। इस प्रकार अवंती वर्मन के शासनकाल में सुई द्वारा किए गए सिंचाई सुधार कश्मीर के आर्थिक इतिहास में महत्वपूर्ण है। अवंती वर्मन के निर्माण कार्य देखो तो अवंती वर्मन ने क्या अनेक मंदिरों और नगरों का निर्माण करा है। सबसे महत्वपूर्ण, उसने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की जिसको राजधानी बनाया। बाद में अवंती स्वामी मंदिर का निर्माण कराया जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। पूछ सकता है कश्मीर का अवंती स्वामी मंदिर अब किसने बनवाया वो नहीं पूछेगा, किस भगवान को समर्पित है वो पूछेगा। किसको बेटा? भगवान विष्णु को। क्यों? शासक का नाम क्यों नहीं भैया? भाई शासक का नाम सेम ना। उसने अवंतीश्वर मंदिर का निर्माण कराया जो भगवान शिव को समर्पित था। अवंती वर्मन का प्रधानमंत्री सूर था और सूर ने सूरपुर नामक नगर की स्थापना की थी। अवंती वर्मन व्यक्तिगत रूप से वैष्णव धर्म का अनुयायी था किंतु उसने शैव धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। उसके शासनकाल में वैकुंठ चूड़मती चतुर्मुखी की उपासना को विशेष महत्व दिया गया। क्या रखना, फिर से सुनना। यहाँ पे अवंती स्वामी मंदिर हो गया विष्णु समर्पित। अवंतीश्वर मंदिर देखो, अवंती स्वामी मंदिर किसको? भगवान विष्णु को। और अवंतीश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित हो गया। ये अंतर आपको क्या रखना है। प्रधानमंत्री सूर्य ने सुरपा नामक नगर की स्थापना कराई थी, शैव धर्म को मानता था, ठीक है। यहाँ पे वैकुंठ चतुर्मूर्ति की उपासना, वैकुंठ चतुर्मूर्ति ये अपने आप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। अवंती वर्मन का साहित्य देखो यहाँ पे तो यह कला और साहित्य का संरक्षक था। उसके दरबार में रत्नाकर व आनंद वर्धन जैसे विद्वान निवास करते थे। आनंद वर्धन ने काव्य शास्त्र की रचना की। काव्य शास्त्र क्या था? प्रसिद्ध विद्वान था। इसे क्या? धवन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है और धवन्यालोक को ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। रत्नाकर संस्कृत का विद्वान था। इसने क्या? रत्नाकर ने क्या? ये आनंद का यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, आनंद वर्धन का। इसको सही से करो पहले, आप लोग फंस जाओगे। मैं बोल रहा हूं आनंद वर्धन का क्या बेटा? धवन्यालोक। और आपका रत्नाकर का हर विजय प्रसिद्ध महाकाव्य। हर विजय महाकाव्य कश्मीर के इतिहास के अंदर मिलती है। अवंती वर्मन के शासनकाल में कश्मीर संस्कृत साहित्य और काव्य शास्त्र का प्रमुख केंद्र बन गया। अब इसके बाद आते हैं शंकर बर्मन। कौन आते हैं? शंकर बर्मन। उत्तराधिकार का युद्ध होता है। शंकर बर्मन कश्मीर का शासक बनता है। अपने पिता की शांतिपूर्ण नीति के विपरीत साम्राज्यवादी और सैनिक शासक था। अनेक सैनिक अभियान किए, विशाल सेना थी। राष्ट्रंगी बताती है कि शंकर बर्मन के पास 9 लाख पैदल सैनिक, 1 लाख घुड़सवार, 9 लाख पैदल, 1 लाख घुड़सवार और 300 हाथियों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि इन संख्याओं को साहित्य में अति संयुक्ति माना जाता है तथापि शंकर बर्मन की सैनिक शक्ति का संकेत मिलता है। शंकर बर्मन ने गुजरात के क्षेत्र पर सैनिक अभियान किए थे और गुजरात के स्थानीय शासक अलखान को शंकर बर्मन की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी और अपने राज्य का बड़ा भूभाग उसे देना पड़ा था। शंकर बर्मन का विवाह पड़ोसी राज्य की राजधानी सुगंधा से हुआ था। किससे हुआ था? राजकुमारी सुगंधा से हुआ था। इसकी आर्थिक नीति देखो शंकर बर्मन की, तो कठोर आर्थिक नीति थी। शंकर बर्मन को लुटेरा शासक कहा जाता है। क्या? शंकर बर्मन को लुटेरा शासक कहा जाता है। भाई साहब ने मंदिरों की और धार्मिक संस्थानों की आय पर नियंत्रण लगाया था। मंदिरों से प्राप्त आय वाला जो लाभ होता था उसको राजकोष में जमा कराया। उसने अनेक धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति जब्त की। अग्रहारों को भी राजकीय नियंत्रण में ले लिया। अग्रहार भूमि थी आपकी। क्या? अग्रहार भूमि थी। कौन सी भूमि थी? जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। शंकर बर्मन ने कश्मीर में बेगार और जबरन श्रम व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से लागू किया। राजकीय सेवा और श्रम प्रदान न करना अपराध माना गया। उसने नवीन राष्ट्र कार्य स्थापित किया। कर व्यवस्था को विस्तृत और कठोर बनाया। राजस्व संग्रह के लिए बड़ी मात्रा में कायस्थों को राजकीय सेवा नियुक्त किया। कलर के अनुसार इन अधिकारियों द्वारा किसानों और सामान्य जनता का आर्थिक शोषण किया गया। अत्यधिक करों का ग्रामीण जनता का आर्थिक स्थिति बेकार हो गया। शंकर बर्मन के शासनकाल में विद्वानों कवियों को पर्याप्त राजकीय संरक्षण नहीं था। दरबारी कवियों को नियमित वेतन तक प्राप्त नहीं था। शासनकाल में अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने भी जनता की कठिनाई को बढ़ाया था। शंकर बर्मन ने शंकरपुर नामक नगर की स्थापना की थी जो कि आधुनिक पट्टन के नाम से जाना जाता है। शंकर बर्मन और उसकी पत्नी सुगंधा ने शंकर गौरीश
और सुगंधिस नामक शिव शिव मंदिरों की क्या शंकर गौरीश व सुगंधिस नामक शिव शिव मंदिरों की निर्माण कराया था। शंकर वर्मन की मृत्यु की बात करते हैं तो 902 ईस्वी में एक सैनिक अभियान से लौटते समय शंकर वर्मन को तीर लग गया था। एक तीर के प्रहार से उसकी मृत्यु हो गई थी। सबको कश्मीर पहुंचाया गया, वहां पर अंतिम संस्कार किया। रानी और सेवकों ने सती प्रथा का पालन किया था, इस बात को याद रखना। शंकर वर्मन के बाद गोपाल वर्मन आते हैं। गोपाल वर्मन, अब देखो कश्मीर का इतिहास कभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ते अपन लोग, ये बहुत बड़े प्रयासों से मिला है भाई। 2-3 वेबसाइट से उठाया, अब वेबसाइट पे रजिस्टर मिल जाता है, उसको सेट किया, उसको प्रूफ रीडिंग किया, तब जाके यहाँ पे चिपका पाया मैंने आपके लिए, है कि नहीं? तब जाके चिपका पाया, आपको फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई पीडीएफ इस बार तो। शंकर वर्मन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र गोपाल वर्मन कश्मीर का शासक बना। उसकी मृत्यु माता सुगंधा, उस समय उसकी माता सुगंधा ने संरक्षिका व राजा प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। किसने बेटा? सुगंधा ने। आपसे पूछ सकता है सुगंधा किस वंश से संबंधित है? कारकोट से कि उत्पल से? बताओ। तो उत्पल से है। किसकी वाइफ है? शंकर वर्मन की वाइफ है। किसकी संरक्षक के तौर पर काम किया था इन्होंने भाई साहब? तो गोपाल वर्मन की किया था। क्या? गोपाल वर्मन की संरक्षक के तौर पर काम किया था, ठीक ना? 2 वर्षों तक शासन था। गोपाल वर्मन ने उद्दांड के विद्रोही हिंदूशाही शासक के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था, सफलता प्राप्त हुई थी। गोपाल वर्मन के शासनकाल में राज्य कोष अध्यक्ष प्रभाकर देव अत्यंत शक्तिशाली हो गया। आपसे पूछ सकता है प्रभाकर देव किसका वित्त मंत्री था? गोपाल वर्मन का था, ये नाम पूछे गए हैं। प्रभाकर देव रानी सुगंधा का निकट सहयोगी था। उसने राज्य की वास्तविक सत्ता नियंत्रण स्थापित कर लिया। उस पर राजकोष से धन गबन करने का आरोप लगा दिया। जब उसके विरुद्ध जांच प्रारंभ हुई तो उसने रामदेव नामक अपने एक संबंधी की सहायता से गोपाल वर्मन की हत्या का षड्यंत्र रचा। कुछ समय पश्चात गोपाल वर्मन की बुखार से मृत्यु हो गई। कलर ने इस मृत्यु को जादू टोने से संबंधित षड्यंत्र बताया। गोपाल वर्मन की कोई जीवित संतान नहीं थी। संकट अथवा संकटा, तो गोपाल वर्मन की मृत्यु पर संकट को कश्मीर का शासक बैठाएगा। मतलब संकट, संकट नाम का शासक भी है अपने इतिहास में। संकट, संकट मोचन हनुमान तो ही संकट नाम का व्यक्ति भी अपने भारतीय इतिहास में है, और जो हमको पता नहीं था। उसका शासनकाल केवल 10 दिनों का था। शीघ्र उसकी मृत्यु हुई। रानी सुगंधा, उसकी मृत्यु के पश्चात रानी सुगंधा ने कश्मीर का सिंहासन ग्रहण किया। वह कश्मीर के इतिहास में पहली महिला शासकों में से एक थी। लगभग 2 वर्षों तक प्रत्यक्ष शासन किया। उसने निर्जीत वर्मन को सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया। निर्जीत वर्मन को सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया, किंतु कश्मीर के शक्तिशाली मंत्रियों एवं तांत्रिक सैन्य संगठनों ने इसका विरोध किया। निर्जीत वर्मन शारीरिक रूप से विकलांग था। इसी कारण उसके स्थान पर उसका पुत्र पार्थ को कश्मीर का शासक बनाया गया। सुगंधा और उसके समर्थकों को सत्ता से हटा दिया गया। सुगंधा ने सुगंधपुर और गोपालपुर नामक नगर की स्थापना की और गोपाल केशव नामक विष्णु मंदिर। देखो, जब सुगंधा शंकर वर्मन की वाइफ थी, वहां पे शिव मंदिर बनवाए थे उन्होंने। अब क्या? गोपाल केशव नामक विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। इन बात को आपको याद रखना है। गोपाल मठ फेमस साहब का स्थापना कराई। सुगंधा नाम के सिक्के भी मिलते हैं। इस सिक्कों पर शारदा लिपि में श्री सुगंध देव लिखा गया है। श्री सुगंध देव लिखा गया है। पार्थ की बात करते हैं तो पार्थ का अभी जो राज्याभिषेक लगभग 10 वर्ष की आयु में हुआ था, बाल शासक था। इसके टाइम पर वास्तविक सत्ता निजीत वर्मन के हाथ में थी। निजीत वर्मन स्वयं शक्तिशाली मंत्रियों और तांत्रिक सैन्य संगठनों का प्रभाव में था। इस काल में कश्मीर की जनता पर अत्यधिक कर लगाए गए थे। राजकीय अधिकारी द्वारा रिश्वत और भ्रष्टाचार के रूप व्यापक फैलाया गया। शंकर वर्धन और सुगंधादित्य जैसे शक्तिशाली मंत्रियों ने राजकोष का दुरुपयोग किया। 914 ईस्वी में रानी सुगंधा ने पुनः सिंहासन प्राप्त किया और उसे एकांग नामक सैनिकों की सहायता प्राप्त थी। तो एक ऐसी रानी जो इतिहास में 2 बार गद्दी बैठती सुगंधा है, किंतु तांत्रिकों ने इसको पराजित कर दिया, बंदी बना लिया, उसकी हत्या कर दी गई। 1917 में कश्मीर बाढ़ आती है, फिर अकाल पड़ता है, ठीक ना? फिर चावल संग्रह कराया जाता है, अत्यधिक मूल्य पर बेचा जाता है, सामान्य जनता की दयनीय हो जाती है। पार्थ और निजीत वर्मन के बीच क्या होता है? सिंहासन का संघर्ष चलता है। तांत्रिकों ने क्या किया? बाद में पार्थ को हटा दिया। फिर आते हैं निर्जीत वर्मन। कश्मीर का शासक था, स्वयं में विकलांग शासक था। अब इसको विकलांग ना बोलो, दिव्यांग बोलो, दिव्यांग था, ठीक है ना? अल्पकालीन था, कोई घटना का विवरण नहीं मिलता है। उसकी मृत्यु को चक्क वर्मन गद्दी पर बैठता है। चक्क वर्मन, चक्क वर्मन एक बाल शासक था। प्रारंभ में उसकी माता और बाद में उसकी दादी छिल्लिका ने, छिल्लिका
चिल्लिका ने संरक्षक के तौर पर काम किया। चक्रवर्मन ने इस शासनकाल में तांत्रिक नामक सैन्य संगठन अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। तांत्रिकों ने राजाओं को सिंहासन में बिठाने और हटाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। तांत्रिकों ने चक्रवर्मन को हटाकर शूरवर्मन प्रथम को शासक बनाया। शूरवर्मन पर्याप्त धन व रिश्वत देने में असफल था, इसलिए उसको पदच्युत कर दिया गया और वापस पार्थ को गद्दी बैठा लाया गया। और चक्रवर्मन ने तांत्रिकों को अधिक धन देने का वचन दिया, पुनः सिंहासन प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण, जैसे महत्वपूर्ण नाम आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित व्यक्ति किस वंश से संबंधित है। आप ऐसा बात करना है इससे उसको गद्दी पे, इसको उसको गद्दी पे, नहीं, सिर्फ आपको नाम याद करना है कौन सा व्यक्ति यहाँ पे संबंधित था, बस। बकाया आपको महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना, बकाया आपको महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आगे वाले पढ़ लो। चक्रवर्मन देखो वापस आते हैं। अगर आपको कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन है क्या है, सेनापति शंकर नाम आता है, बस नाम आप पढ़ना, ठीक है ना, तो आपको नाम पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो चक्रवर्मन ने निर्वासन के दौरान दामर सामंत, अब पूछा दामर सामंत कहाँ पे थे, तो दामर सामंत कहाँ पे बेटा, कश्मीर के इतिहास में पढ़ते हैं, उत्तर भारत में कश्मीर के इतिहास में दामर सामंत, ठीक है ना। 1936 में पद्मपुर के निकट अपने विरोधियों के विरुद्ध युद्ध किया। चक्रवर्मन ने स्वयं तांत्रिकों के सेनापति शंकरवर्धन को मार डाला। इस वजह के पश्चात पुनः कश्मीर का शासक बना, किंतु शासन बाद का शासन क्रूरता और राजनीतिक अवस्था के लिए प्रसिद्ध हुआ। चक्रवर्धन के दरबार में डोम समुदाय की प्रसिद्ध गायिका रंगा का प्रभाव था। गायिका रंगा कहाँ से संबंधित बेटा, उत्पल वंश से संबंधित है, कश्मीर से। रंगा की पुत्री हंसी और नागलता भी राज दरबार में प्रभावित थी। रंगा की पुत्री का नाम क्या बेटा, हंसी और नागलता। मैं आपसे नहीं बोलूँ आप सब याद करो, बस आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं कि कश्मीर की इतिहास में कौन कौन से नाम आ रहा है। पहली बार पढ़ रहे हो, आपको ऑलरेडी इंटरेस्टेड लग रहे होंगे और आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, बस। यहाँ पे कोई आपको माथा पच्ची नहीं करनी, भले आपको नाम याद ना हो, जैसे आप एग्जाम हॉल में देखो आप तुरंत टिक कर सकते हो व्यक्ति, भैया ये वाला व्यक्ति वहां से संबंधित था। ये चीज क्लियर है, पहली बार आप लोग एक चीज पढ़ रहे हो, मुझे पता है। अच्छा, आपने कभी ऐसा इस प्रकार से कश्मीर का इतिहास पढ़ा है। हंसी चक्रवर्मन की प्रमुख रानी बनी। हंसी किसकी, चक्रवर्मन की रानी बन जाती है। इसके कारण फिर क्या होता है, राजकीय प्रशासन में समर्थकों को महत्वपूर्ण पद दिए। इसके कारण पुराने कुलीन वर्ग और दामर सामंतों में असंतोष बढ़ गया और दामर सैनिकों ने क्या किया, चक्रवर्मन पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। फिर आते उन्मत्तवंती 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 आते आपके, ठीक है ना। क्या कोई महत्वपूर्ण क्रूर शासक था। वास्तविक सत्ता परमगुप्त नामक शक्तिशाली मंत्री के हाथ में थी। परमगुप्त स्वयं कश्मीर का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था, ठीक है, यह कायस्थों की नियुक्ति की। ब्राह्मण सैनिक रख को प्रधानमंत्री बनाया। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है आप, ठीक है ना। शूर बर्मन द्वितीय और उत्पल का विघटन। यहाँ पर कोई आपको ऐसा महत्वपूर्ण पढ़ो, बस अंत प्रभाकर देव के पुत्र यस्कर को कश्मीर का शासन नियुक्त किया, बस। क्या कुछ महत्वपूर्ण नहीं। पढ़ो प्रशासन, तो प्रशासन पढ़ लिया। कोई आपको महत्वपूर्ण दिख रहा है, एक मंत्री रहना बस, अवंती परमेश्वर मंत्री सूर था, बस। क्या और कोई महत्वपूर्ण दिख रहा है आपको, नहीं। ये डामर सामंत कहाँ से थे, इतना याद रखना। डम्ब सामंत कहाँ से थे, संकट कहाँ का शासक था, इतना याद रखना। तांत्रिक नामक सैनिक संगठन था। यह धार्मिक तांत्रिकों से अलग एक सैनिक संगठन या राजनीतिक संगठन था। इस बात को आपको याद रखना है कि धार्मिक तांत्रिक नहीं था। उत्पल वंश के कमजोर शासकों के समय इनके पास सत्ता थी, याद रखना। दामर कौन थे, दामर दामर कश्मीर के शक्तिशाली भूमिधर सामंत थे। उसने उनके पास अपनी सैनिक शक्ति थी। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने पर दामरों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया था और चक्रवर्मन ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए दामरों की सहायता दी थी। बाद में दामर कश्मीर के इतिहास में अत्यंत शक्तिशाली वर्ग बनता है, ठीक ना। और आर्थिक व्यवस्था, क्या कोई यहाँ पे कोई शब्दावली दिख रही है आपको, नहीं। कोई शब्दावली दिख रही नहीं दिख रही, इसलिए आपको इतना विशेष नहीं और पढ़ो इसको, ठीक है ना। चलो पढ़ लो, ये इसको पढ़ लो। पढ़ो, ये मंदिर हम लोग पढ़ ही चुके हैं। वैकुंठ चतुर्मूर्ति उत्पल वंश की आराध्य देवी थी।
ठीक है ना, ये मंदिर पढ़ी चुके अपन। शिक्षा साहित्य देखो, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है आपका शिक्षा साहित्य महत्वपूर्ण। भैया यहाँ पे फैक्ट आता है किसकी रचना क्या है आपकी। तो नंबर एक, आनंद बर्मन की रचना धान्य काव्य लोग है, जो कि ध्वनि को काव्य की आत्मा मानता है। रत्नाकर का, रत्नाकर अवंती वर्मन का दरबानी था। हरविजय नामक संस्कृत महाकाव्य इसकी रचना है, याद रखना, ठीक है ना। कला साहित्य की बात करो, भैया मंदिर आयताकार होते थे, विचार वही आपकी कश्मीरी कला पे देखिएगा आपको प्रॉपर। अवंती स्वामी मंदिर भगवान, अब यहाँ पे किस भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु को, अवंतीपुर में है। अवंतीश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। शंकर गौरी सुगि मंदिर शंकर भगवान उसकी पत्नी सुगंधा ने भगवान शिव के लिए बनवाए थे। अन्य मंदिरों में देखो अपन, तो सुगंधा ने सुगंधपुर और गोपालपुर नगरों की स्थापना की थी। गोपाल केशव विष्णु मंदिर और गोपाल मठ का निर्माण सुगंधा ने करवाया था। नंदा ने नंद केशव और नंद मठ की स्थापना कराई थी। मेरुवर्धन ने पुराण राजस्थान और मेरुवर्धन स्वामी विष्णु मंदिर की स्थापना कराई थी। संभावती ने संबेश्वर शिव मंदिर की स्थापना कराई थी। सोय ने श्रीनगर की स्थापना कराई थी, ठीक है ना। उत्पल काली मूर्ति कला को देखो अपन, हिंदू और बौद्ध मूर्ति कला थी। बैकुंठ चतुर्मूर्ति की प्रतिमाएं इस काल में मिलती है। बौद्ध देवता चक्र संवर की मूर्तियां मिलती हैं। चक्र संवर बौद्ध देवता से संबंधित है। चक्र संवर आपके प्रमुख बौद्ध देवता माने जाते हैं इस टाइम पे। बोधिसत्व पद पाणी की मूर्तियां मिलती है यहाँ पे, इस बात को आपको रखना है। ये पतन पड़ भैया, कैसे पतन हुआ, करप्शन की वजह से पतन हुआ है कि नहीं। अब लोहार राजवंश, एक महत्वपूर्ण राजवंश है कश्मीर का, एक कश्मीर का महत्वपूर्ण राजवंश है, एक महत्वपूर्ण डायनेस्टी अपने आप में, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसको मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब मैं बोलूँ कश्मीर के इतिहास में, इनको आप लोग पढ़ लो, फिर आगे आपको सिख मिलेंगे आपको, है कि नहीं, उनको आपको पढ़ना है। और कश्मीर राजवंश इतने में समाप्त होता है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते अपन, तो कश्मीर की राजवंश की बात करते हैं, लोहार राजवंश की। इसकी लोहार राजवंश की, तो इतिहास में लोहार राजवंश का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्पल के पश्चात पहले कारकोट आया, फिर उत्पल आया, फिर कश्मीर आया, ठीक है ना। 103 से स्थापना रही, 14वीं शताब्दी तक रहा है, याद रखना। लोहार राजवंश कश्मीर इतिहास में राजनीतिक संघर्ष, सामंती विद्रोह, दरबारी संयंत्र और बाहरी आक्रमण, ये आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण, बस ये वाला टॉपिक यहाँ से लोहार से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसके बाद संग्राम राज, उच्चल और जयसिंह जैसे शासक महत्वपूर्ण रहे यहाँ पे। यहाँ पे पता क्या है, कश्मीर को महमूद गजनवी के आक्रमणों का सामना करना पड़ा लोहार शासकों के समय पर, और संग्राम राज ने क्या किया था, इसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध भी किया था। इस दृष्टि से लोहार राजवंश महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। बाद में आपको दामर नामक शक्तिशाली सामंत यहाँ पे भी दिखेंगे, ध्यान रखना। तो लिखा है इसकी स्रोत क्या बेटा आपकी, सबसे पहले राजतरंगिणी है, ध्यान रखना। 150 वर्ष का इतिहास यहाँ से मिलता है, वही सब घटना यहाँ पे देखने को मिलनी है आपको। लोहार वंश के उत्तरवर्ती इतिहास में जौन राज और सीवर की रचना महत्वपूर्ण, किसकी, जौन राज व श्रीवर की। जौन राज ने कलर की राजतरंगिणी की ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाया। जौन राज, अब पूछ सकता है कि कलर की राजनीतिक ऐतिहासिक परंपरा को कौन आगे बढ़ाता है, तो जौन राज महात है, जौन राज महोदय। क्या इफेक्ट पड़ा था कभी, नहीं ना। श्रीवर ने कश्मीर के उत्तरवर्ती राजनीतिक इतिहास को महत्वपूर्ण विवरण दिया। इसके सिक्के भी यहाँ से मिलते हैं, महत्वपूर्ण स्रोत है। हर्ष के सोने और चांदी के सिक्के यहाँ पर प्रसिद्ध थे। अब हर्ष आपको यहाँ पे मिलेगा लोहार वंश में भी। इसकी काले मूर्तियां, बौद्ध पांडुलिपियां धार्मिक और कलात्मक जीवन के लिए आपको महत्वपूर्ण है। लोहार वंश की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो कलर की राजतरंगिणी के अनुसार लोहार शासक खस या खासा जनजाति के थे, खस या खासा जनजाति के थे। लोहार शासकों का मूल केंद्र लोहारा था। लोहारा राज्य की राजधानी प्रमुख दुर्ग लोहार कोट थी। अब से पूछा लोहारा कोट, लोहार कोट एक पहाड़ी दुर्ग है। प्रसिद्ध विद्वान एवं राजतरंगी अनुवादक मार्क ऑरेल स्टीन के अनुसार लोहारकोट पीर पंजाल श्रेणी में था। आपसे पूछ सकता है पहली बात कहीं से कि राजतरंगिणी का अनुवाद किसने किया था, तो मार्क ऑरेल स्टीन महोदय ने किया है। यह क्षेत्र पश्चिमी पंजाब और कश्मीर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। लोहार राज
कश्मीर घाटी के भीतर नहीं बल्कि पीर पंजाल का पर्वतीय क्षेत्र था। लोहरी नामक क्षेत्र लोहार राज्य का प्रमुख केंद्र था। थी ना, आसपास पर्वतीय घाटियां थी, याद रखना। ये मूलतः पर्वतीय राज था। अब दिद्दा और लोहार वंश की पृष्ठभूमि। दिद्दा लोहार राजवंश की स्थापना में महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि रानी दिद्दा के शासनकाल में तैयार होती है। दिद्दा लोहार के शासक से यहाँ सेराज की पुत्री थी। उसका व्यवहार कश्मीर के उत्पल वंशीय शासक क्षेमगुप्त से होता है। इसके विवाह के माध्यम से कश्मीर और लोहार राज परिवार के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित होता है। क्षेमगुप्त की मृत्यु के बाद अल्पवयस्क पुत्र अभिमन्यु द्वितीय कश्मीर का शासक बनता है और इसकी संरक्षिका के तौर पर रानी दिद्दा इसकी अभिमन्यु द्वितीय की संरक्षिका के तौर पर रानी दिद्दा वहां पर शासन करती है। इस बात को आपको रखना। रानी दिद्दा ने क्रमतः पुत्र नंदीगुप्त, त्रिभुवनगुप्त और भीमगुप्त क्या नंदीगुप्त त्रिभुवनगुप्त व भीमगुप्त के संरक्षक के रूप में काम किया है। राष्ट्रंगनी के अनुसार दिद्दा ने अपने इन पौत्रों को क्रमशः सत्ता से हटाया, उनकी हत्या करवा दी। 1920 में भीमगुप्त की मृत्यु के पश्चात दिद्दा स्वयं कश्मीरी गद्दी में बैठती हैं और प्रत्यक्ष शासक बनती हैं। अच्छा, पहली रानी कौन हो गई? सुगंधा हो गई थी, उत्पल वंश में, आपका लोहार वंश हो गया। दिद्दा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने भाई के पुत्र संग्राम राज को गोद दिया और लोहार राज्य का शासन विग्रह राज को सौंप दिया। दिद्दा की मृत्यु के पश्चात संग्राम राज कश्मीर में बैठता है और संग्राम राज सिंहासन होने के पश्चात कश्मीर में लोहार राजवंश की स्थापना करता है। तो अब जो आप सोचिए रानी दिद्दा किस वंश से है, तो रानी दिद्दा अपने आप में उत्पल वंश से है, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी है वहां से आपका लोहार वंश शुरू होता है। वहां से क्या होता है? लोहार वंश शुरू होता है। लेकिन रानी दिद्दा एज ए राजकुमारी के रूप में कहां से है? तो रानी दिद्दा राजकुमारी के रूप में लोहार वंश से संबंधित है। इस बात को रखना। देखो, प्रथम लोहार वंश संग्राम सा है, संस्थापक था। रानी दिद्दा का भतीजा दत्तक उत्तराधिकारी था। मृत्यु के पश्चात गद्दी बैठता है। यहाँ याद रखना, इसी के समय पे क्या होता? महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, उसको प्रतिरोध किया था। यहाँ पे लिखा है, देखो, संग्राम राज ने महमूद गजनवी संग्राम राज के शासनकाल में गजनी ने क्या कश्मीर पर अधिकार करने का प्रयास किया था। महमूद गजनी में कश्मीर में एक से अधिक आक्रमण किए थे, किंतु कश्मीर की दुर्गम भौगोलिक स्थिति, पर्वतीय मार्ग और लोहार कोट जैसे विशाल शक्तिशाली दुर्ग के कारण महमूद गजनी पर स्थायी अधिकार महमूद गजनवी कश्मीर पर स्थायी अधिकार नहीं कर सका। संग्राम राज ने महमूद गजनवी के आक्रमण को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। इस पर कश्मीर गजनवी साम्राज्य के प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण से बाहर रहा। संग्राम राज ने हिंदू शाही शासक त्रिलोचन पाल की भी सहायता की थी। ये पूछा गया है, संग्राम राज कहाँ का बेटा? यहाँ का है, जिसने त्रिलोचन पाल हिंदू शाही। पूछा गया है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय पर कौन सा हिंदू शाही शासक था? आपका त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल उत्तर पश्चिम भारत में गजनवी आक्रमणों का प्रतिरोध कर रहा था। इस प्रकार संग्राम राज की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य उत्तर पश्चिम से होने वाले तुर्क आक्रमण का विरोध करना था। तुंग का प्रभाव, तो संग्राम राज के शासनकाल में प्रधानमंत्री तुंग अत्यंत शक्तिशाली था, मूलतः चरवाहा था, दिद्दा का प्रिय विश्वासपात था। प्रधानमंत्री की पद पर नियुक्त होता है, उसकी मृत्यु के बाद भी उसका प्रभाव बना रहता है। इसकी दिद्दा की मृत्यु के बाद संग्राम राज तुंग शक्ति का भयभीत संग्राम राज क्या तुंग की शक्ति से भयभीत था। तुंग को प्रशासनिक मामलों में व्यापक स्वतंत्रता दी थी। तुंग ने अनेक भ्रष्ट अधिकारियों को राजकीय पदों पर नियुक्त किया था। इन अधिकारियों ने सामान्य जनता से बड़ी मात्रा में धन वसूला था। परिणामस्वरूप तुंग और उसके अधिकारी जनता में अत्यंत लोकप्रिय थे। जनता क्या हुआ? संग्राम राज ने गुप्त रूप से तुंग के विरोधियों को समर्थन दिया तो एक षड्यंत्र के परिणामस्वरूप तुंग की हत्या करवा दी। किंतु तुंग की मृत्यु के पश्चात प्रशासनिक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, उसके स्थानों पर राजकीय प्रिय पात्रों का प्रभाव बढ़ा। ये अधिकारी पूर्ववर्ती अधिकारियों से तरह भ्रष्ट थे, ठीक ना। इस प्रकार संग्राम साय का शासनकाल सैनिक दृष्टि से सुरक्षित रहा, किंतु आंतरिक प्रशासन भ्रष्टाचार से प्रभावित रहा। उसकी मृत्यु के बाद हरिराज गद्दी बैठता है। हरिराज कम समय के लिए बैठता है, 22 दिन के लिए, ठीक है, 22 दिन के लिए। उसकी माता श्रीलेखा ने सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी हत्या करवाई थी। हालांकि इसकी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलती है। फिर अनंत गद्दी बैठता है, एक महत्वपूर्ण शासक है, राज की अपव्यय और आर्थिक संकट के लिए प्रसिद्ध है। राजकोष से बड़ी मात्रा धन खर्च करता है, कोई महत्वपूर्ण नहीं। विलासतापूर्ण जीवन, राजमोहर गिरवी रखा, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। रानी सूरमती, अनंत की पत्नी सूरमती एक युग और दूरदर्शी रानी थी। उसने अपने व्यक्तिगत संसाधनों का प्रयोग कर राज्य के ऋणों का भुगतान किया।
सूर्यमती ने प्रशासन को स्थिर करने के लिए योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करवाई। उनके प्रयासों से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। सूर्यमती ने अपने पुत्र कलश को कश्मीर का शासक बनाने का प्रयास किया, ठीक ना। अनंत को अपने पुत्र कलश के सिंहासन पक्ष में सिंहासन छोड़ने के लिए बाध्य किया, किंतु कलश शासन के लिए उपयुक्त नहीं था। इस कारण वास्तविक सत्ता अपने हाथ में, किसके हाथों, रानी सूर्यमती के हाथों में रही, ठीक ना, रानी सूर्यमती के हाथों में रही, ठीक ना। इधर पढ़ो, पढ़ो इनको। क्या कोई महत्वपूर्ण यहाँ पे सिर्फ नाम, अब हर्ष महत्वपूर्ण, आपका हर्ष महत्वपूर्ण क्यों, हर्ष एक सुसंस्कृत शिक्षित प्रतिभाशाली शासक था, किंतु उसके चरित्र में अनेक विरोधाभास थे। उदाहरण अनुसार था, लालची भी था, अत्यंत क्रूर भी था। ऑरल स्टीन हर्ष को कश्मीर हर्ष को कश्मीर के उत्तरवर्ती हिंदू शासकों में सर्वाधिक उल्लेखनीय व्यक्तित्व मानता है। यहाँ पे देखो, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, सोने चांदी की सिक्के जारी करता है, आर्थिक समृद्धि क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, नीतियों में परिवर्तन आता है, सेना अभियान पे खर्च होता है, बिलासतापूर्ण जीवन जीता है, कमजोर होने का जनता पर नए कर लगाता है, ठीक है, राजकोष की स्थिति कमजोर होती है, जनता पर कर लगाता है, मंदिरों की संपत्ति पर नियंत्रण करता है, भैया मंदिरों को लूटता है, उनकी संपत्ति पर राजकोष में करता है, ठीक है ना। इसके टाइम पीरियड में 1999 का सिर्फ फ्लैग बाढ़ और अकाल से प्रभावित हुआ। इसके बावजूद हर्ष ने क्या किया, जनता पर आर्थिक दबाव कम नहीं किया, ठीक ना। हर्ष की राजनीति याद करो तो धार्मिक नीति अत्यंत विवादास्पद है, अनेक मंदिरों और धार्मिक प्रतिमाओं को नष्ट कराया था, बौद्ध प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया था, बुद्ध की केवल 2 प्रतिमाएं विनाश से बच गई थी, ठीक है, याद रखना। हर्ष और दामार दामार शासन अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे, ये आपको पूरा लिखा हुआ है, पढ़ो। और इसके बाद क्या होता है, द्वितीय लोहार वंश जो उच्च उच्च से सोदेव, कोटा रानी, प्रशासन, दामर व्यवस्था और संस्कृति के लिए फेमस रहते हैं, आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दामर वंश के शासक दिखाई देंगे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको देखो यहाँ पे लिखेगा कौन से, रद्द, सलर, सुसल, सुसल दामर, भिक्षासर विद्रोह, जयसिंह भिक्षासर, लोथन चुनौती। जी आपको पढ़ना है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं आपने कभी पढ़ा हो, सब नए, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, भगा नहीं रहा हूँ, मैं भी पढ़ूंगा। ये सब महत्वपूर्ण शासक है, ये सब महत्वपूर्ण शासक है। इनमें जो जो फैक्ट इंपोर्टेंट वो आपको बताऊंगा, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, जो फैक्ट इंपोर्टेंट है वो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा है यहाँ पे। एक कोटा रानी साहब बहुत बड़ा है, देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, ठीक। और इसी के साथ आपका कश्मीर समाप्त हो जाएगा। देखो आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर, मेन पॉइंट पकड़ते हैं, ठीक है ना। चलो, आप सोच रहे सर कहाँ से पकड़ के ले आ गए, वो बोर हो रहे हैं ऐसा वैसा, बट वही महत्वपूर्ण था, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले लोहार वंश। तो हर्ष की मृत्यु के बाद क्या होता है, लोहार वंश की दूसरी शाखा प्रारंभ होती है। यहाँ पे उच्चल, सुशोल, जयसिंह जैसे शासक मिलेंगे आपको। यहाँ पे दामर सामंतों की भूमिका आपको मिलेगी। दामर कौन थे बेटा, बड़े भूमिधर और स्थायी सेना रखने वाले सामंत थे। हर्ष के विरुद्ध संघर्ष में उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। राजा और दामर सामंतों के मध्य संघर्ष का इतिहास माना जाता है। द्वितीय लोहार वंश, इस स्रोत पाठ में उज्जल की सत्ता, सुशल का संघर्ष, जयसिंह द्वारा दामर और प्रतिद्वंद दावेदारों की बीच कूटनीतिक संतुलन, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उच्चल देखते हुए, उच्चल लोहार राज परिवार की एक अन्य शाखा थी। उसका थोड़ा उच्चल लोहार लोहार राज परिवार की एक अन्य शाखा से संबंधित था। छोटा भाई सुशल था, महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी देखो, मैं बोलूंगा आप सिर्फ इसको पढ़ने का रीड करना, मैं आपको भेजता हूँ, इस बार आपको बस रीड करना है। इसलिए आपको रीड करना है यहाँ पे, कि व्यक्तित्व नाम दिए गए कुछ मतलब नहीं, आत्मविश्वास बढ़ गया, हो गया वो गया यार, ठीक है, ठीक है। रद्द भी आपका शासक याद रखना, ठीक है। केवल एक दिन का, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, केवल एक दिन का शासक चला। रद्द कश्मीर के इतिहास में एक वो शासक है जिन्होंने केवल एक दिन के लिए क्या, किंतु उसका शासन केवल एक दिन के शासक के नाम से आया कश्मीर। रद्द, रद्द नाम ही रद्द, उसका रद्द कर दो उसको। कलह, वो याद करना, 10 दिन का शासन, 26 दिन का शासन, एक दिन का शासन, इन पॉइंट को निकाल लेना आप लोग, ठीक है ना। सलह महत्वपूर्ण, कलर सलह ये महत्वपूर्ण आपके। कलह ने इस 4 महीने को सरल कलह ने सरल के शासन को लंबे दुस्वप्न के बारे की संज्ञा दी है। क्या, लंबे दुस्वप्न की संज्ञा दी है, मतलब एक बहुत दुखी सपना है आपको, ऐसा बताया गया, ठीक है ना। पढ़ो इनको।
पढ़ना है इनको, ठीक है ना। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो साहित्य में महत्वपूर्ण आएगा बस, पढ़ते चलना आप लोग। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं हो आपको बताने लायक हो, ये सिर्फ रीडिंग वाली चीज है, आप इसको पढ़ना एक बार, ठीक है ना। रामदेव भी शासक है, लक्ष्मण देव भी शासक है, याद रखना। सहदेव भी शासक मिलेंगे आपको, सोहदेव भी शासक मिलेंगे। कोटा की रानी, कोटा की रानी का महत्वपूर्ण स्थान याद रखना, कोटा रानी, कोटा रानी, ठीक है ना। अंतिम प्रमुख हिंदू शासकों में एक मानी जाती है कोटा रानी। सायवीर पढ़ लेना एक बार। ये दामर व्यवस्था क्या, तो लोहार काल में दामर व्यवस्था क्या बेटा, तो लोहार काल में क्या था, राजनीतिक व्यवस्था को समझ ले, दामर अत्यंत महत्वपूर्ण है। दामर बड़े भूमिगर और सामंत होते थे। आधार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में था, उनके पास बड़ी मात्रा में भूमि थी। ये स्थानीय किसानों और ग्रामीण समाज में प्रभाव रखते थे। दामरों के पास सैन्य शक्ति भी होती थी। आवश्यकता पड़ने पर राजा के विरुद्ध विद्रोह करते थे। लोहार काल में केंद्रीय सत्ता की कमजोरी के कारण दामरों की शक्ति बढ़ गई। दामर सिंहासन के भीतर दावेदारों का समर्थन करने लगे, याद रखना, ठीक है ना। लिखा भी देखो, लिखा ना, बार बार में वही चीज लिखी है। लोहार काल में दामर देखो यहाँ पे, लोहार शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। सर्वोच्च अधिकारी राजा था, प्रधानमंत्री के पद था। दिद्दास संग्राम राज के समय तोंग जैसे मंत्री महत्वपूर्ण थे, ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखना। आर्थिक दशा, तो दामर सामंतों का प्रभाव था, ठीक है भैया। मिट्टी पर भी कर लगाया जा रहा है, मिट्टी पर, ठीक है, याद रखना। धार्मिक, आपको सब धार्मिक दिखेगा, आप पे सब दिखेंगे। इस काल में बौद्ध प्रज्ञा प्रज्ञा पारमिता पांडुलिपियां, कश्मीर में बौद्ध शासक बौद्धिक परंपरा की निरंतरता का प्रमाण है, ठीक है ना, याद रखना। कला देखो, मूर्ति कला में तो वैकुंठ चतुर्मूर्ति आप बनी रहती है। यहाँ पे गरुण पर अरुण विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति आपको मिलेगी, ठीक है ना। लोहार वंश के पतन कारण पढ़ लो, यह नॉर्मल चीज है। ऐतिहासिक महत्व पढ़ लो। कश्मीर के क्या, महमूद गजनवी के महत्व से, महमूद गजनवी के महत्व से कश्मीर महत्व। अब आयो पाल वंश पे, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पाल वंश भी एक ऐसा है जो मैंने पूरा विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया से लिया प्रॉपर तरीके से, अच्छे थे। ये चार पाँच, इसलिए आपको ये पीडीएफ 160 पेज की बन गई। आपको पता है मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास शुरू कर दी है। साइड में आपको डेली एक क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री की छोटी सी मिलेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री की लगभग 30 से 35, सभी यूनिट पर मोस्टली 8 से 10 क्लास हो रही है। सभी यूनिट पर मोस्टली 8 से 10 क्लास हो रही है। बट वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको 30 से 35 क्लास मिलेगी। क्यों मिलेगी भैया, पहली बार पढ़ रहे होंगे आप लोग, बहुत से लोग, मैं भी आपको अच्छे से पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन आपके लिए, तो वहाँ पे। और मोस्टली एमपीपीएससी फैक्चुअल डाटा निकालना आसान नहीं होता है। फैक्चुअल डाटा निकालना आसान नहीं होता, बैंड बजा देता है फैक्चुअल डाटा, इस बात को याद रखना। तो इस वजह से मुझे खुद परेशानियां हो रही है कि भाई फैक्चुअल डाटा कैसे कलेक्ट करूं, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे करूं, है कि नहीं। चलो, तो इसको अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, पालवंश को। पालवंश अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण पालवंश, ठीक है ना। तो पूरे एक क्लास में करेंगे पालवंश को, छोटी सी क्लास रहेगी 1 से 1.5 घंटे की, उसमें हम लोग पूरा पालवंश करेंगे, ठीक है ना। ये तो पूरे बिहार यहाँ पे दिए गए हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखना क्लास में लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और कश्मीर का इतिहास पसंद आया कि नहीं आया, इस बात की जानकारी जरूर देना, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।